राजस्थान की वन संपदा राजस्थान के भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन संपदा एवं वनस्पति, यहां से आपके सवाल बनते हैं और आप लोगों सिलेबस में होता है। आ जाइए आप लोग। राजस्थान और भारत की वन नीतियां एवं अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वनों को राज्य सूची से संवर्त सूची में लाया गया। बिल्कुल पहले वन थे, वो राज्य सूची का ही विषय था और राज्य सूची से इन्हें संवर्ती सूची में लाया गया ताकि यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सके। वर्तमान में आप लोगों के यहाँ पे जो ये वन जो आपके है वो संवर्ती सूची का विषय है। स्वतंत्रता से पूर्व वन संरक्षण योजना बनाने वाली प्रथम रियासत अलवर। राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई और राजस्थान में वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में है। आराम से आप सोच के आंसर देंगे बेटा, आराम से दीजिए आप लोग। बताइए क्या आंसर बनेगा आप लोगों का। देखिए यहां पे आप लोगों के वन संरक्षण योजना बनाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी। ये ध्यान रखें, अलवर नहीं थी। जोधपुर रियासत के द्वारा 1910 में कदम उठाया गया। तो 1910 में जोधपुर जो रियासत है वहां आप लोगों के वन संरक्षण योजना बनी थी आजादी से पहले। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा कि वन अधिनियम, कि साहब वन अधिनियम कब बना? पहला वन अधिनियम, मैंने वन अधिनियम बोला है राजस्थान में, और वो बना था 1953 में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और राजस्थान की पहली वन नीति है, वो राजस्थान की पहली वन नीति कब जारी की गई? तो आप लोग कह देंगे 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति घोषित की गई। और वन प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल अलवर में है। तो हमारे पास में 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 1, 3 और 4। क्या बनेगा बेटा? 1, 3 और 4 आप लोगों के यहां आंसर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कि सर वन है, वन पहले राज्य सूची के विषय थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आप लोगों के वन है, उन वनों को कहाँ लाया गया? राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। ये भी आप ध्यान रखें। एक भाई चंचल जी लिख भी रही हैं कि बिल्कुल राजस्थान वन अधिनियम यानी जो बना वो 1953 बना। मैंने वन्य जीव अधिनियम नहीं बोला, मैंने वन अधिनियम का बोला है। इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग सुन लें। 1952 में राष्ट्रीय नीति वन नीति और 2023 की राजस्थान की नवीनतम वन नीति के अनुसार क्रम से कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया है? कि नीतियां बनाते हैं और नीतियों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि हमें ये लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पे एक वन नीति हमारी 1952 की है जो आजादी के बाद यानी भारत की प्रथम वन नीति। ध्यान रखना आप लोग, आजादी के बाद। क्या कहा बेटा मैंने? आजादी के बाद भारत की प्रथम वन नीति है। आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति है वो कब बनी? आप लोग कहेंगे 1952 में। और उस वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर यह कहा गया कि वन होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि फिर हमारे पास आप लोगों के चेंजेज वन नीतियों में आया और राजस्थान सरकार की पहली वन नीति 2010 में लागू की गई और यहाँ पे अब हमें 20% भूभाग पर वन चाहिए है। क्लियर? तो कौन सी वन नीति के अनुसार हमें कितने वन चाहिए ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हमें यहाँ पे 20%, कितना बेटा? 20%, और बाद में इसे पहले हमारे पास 33% भूभाग पर और बाद में हमारे पास कितना? 20% में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि कितने प्रतिशत भूभाग पर हमें वन है। तो वनों में आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? पूरी तरीके से नहीं समझे? बताइए कि उदय वन नीति कौन सी पूछी गई आप लोगों से ना। तो 1952 में जो वन नीति बनी उनके अनुसार 33% भूभाग है, उस पर क्या चाहिए? वन चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राजस्थान वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखो आपके पास 3 पॉइंट बनेंगे, राजस्थान वन विभाग, राजस्थान वन अधिनियम और राजस्थान की पहली वन नीति। आंसर, नमस्ते बेटा, राधे राधे। आज थोड़ा क्लास जल्दी मैंने शुरू कर दी गई है आपके लिए, है ना। तो आंसर आने दीजिए आप लोग, क्या देंगे आप लोग? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो 3 बातें हमारे पास सामने निकल के आई हैं। नंबर 1, पहला जो पॉइंट है हमारे पास में वो है कि राजस्थान का पहला वन अधिनियम, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान और
राजस्थान में पहला पॉइंट हमारा कि आप लोगों के वन अधिनियम कब बना, वन अधिनियम कब बना, वन अधिनियम कब बना, एक तो ये। दूसरा हमारे पास वन विभाग कि राजस्थान सरकार का वन विभाग कब बना, है ना बेटा। और तीसरा हमारा राज्य सरकार की पहली वन नीति कब घोषित की गई, वन नीति कब घोषित की गई, यानी राज्य की बात कर रहा हूं, राज्य ने अपनी पहली वन नीति कब घोषित की गई। 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ध्यान रखेंगे हम लोग। आ जाइए, अब सबसे पहले हम लोग आएंगे वन नीति वन विभाग। तो हम लोग कहेंगे सर वन विभाग जो बना वो 1950 में बना, एक तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। वन अधिनियम है वो 1953 बना, और वन नीति है वो 2010 में बनी, यानी पहली वन नीति है वो 2010 में, पहला वन अधिनियम है 1953 में, और वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई। इसमें आप लोग हाँ एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप लोग, बेटा 1952 नहीं है फॉरेस्ट एक्ट शिल्पा, ये आप लोगों को 1953 है। दूसरी बात, हमें एक बात और ध्यान रखना है कि सर एक बड़ा चेंजेस हमें और देखने को मिला यहाँ पे कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन है 1976, इसे भी हम लोग ध्यान रख लेंगे और हम लोग कह देंगे गुरुदेव इसके द्वारा ये जो वन है और चाहे वन्य जीव है इन्हें राज्य सूची से कहाँ लाया गया, तो हम लोग कह देंगे सर इन्हें समवर्ती सूची में लाया गया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो आप लोगों के वन एवं आप लोगों के वन एवं वन्य जीव है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, यानी वर्तमान में किसका विषय है बेटा, समवर्ती सूची का विषय है। पहले हमारे पास राज्य सूची का विषय था लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे चले। एक बार बेटा क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। आज क्लास थोड़ी मैंने पहले ले ली है, बाद में क्लास नहीं ले पाता मैं, तो मैंने आज पहले ले ली है ताकि हम लोग चले आगे। तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। चले आगे बात करेंगे फिर आप लोगों से। अगला क्वेश्चन में मैं आप लोगों से वन नीतियों की बात करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहां पे 21 दिसंबर 2024 को जारी यानी 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों को सम्मिलित कीजिए। हमारे पास जो आप लोगों के वन स्थिति रिपोर्ट आती है वो प्रत्येक 2 साल बाद आती है। जैसे हम लोग जनगणना हमारे 10 साल बाद आती है, पशुगणना 5 साल बाद आती है, ठीक उसी प्रकार से अगर देखेंगे आप लोग तो हमारे पास ये नवीनतम आंकड़े हैं, वो नवीनतम आंकड़े हमारे 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के हैं और उसके अनुसार आप लोगों को यहाँ पे मिलान करना है, आप लोगों को यहाँ पे सम्मिलित करना है। दीजिए आंसर बेटा क्या बनेगा। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए हमारे पास कुल वनावरण, हमारे पास कुल वनावरण की बात करेंगे तो हमारे पास ये ध्यान रखें 16,548 है कुल वनावरण, ठीक है। इसके बाद कुल वृक्षावरण, तो हमारे पास कुल वृक्षावरण है 10,841। इसके बाद हमारे पास में कुल झाड़ी क्षेत्र, तो कुल झाड़ी जो क्षेत्र रहेगा वो हमारा 5,476 रहेगा। और वनावरण में कुल कमी 83.80 वर्ग किमी की रही है। यानी हमारी जो वन स्थिति रिपोर्ट है 17 और 18, यानी 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें और 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो हम कहेंगे यहां कमी दर्ज हुई है। क्या हुई है? कमी। यहां हम लोग कहेंगे 83.80 वर्ग किमी वन है, वो वन क्या हुए? कम हुए। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं अभी आपसे वन नीति की बात कर रहा था कि वन नीति आप लोगों को ध्यान रखनी है। वन नीति में क्या क्या आंकड़े ध्यान रखना है आप लोगों को? देखो पहला आपको ध्यान रखना 1894 ध्यान रखना है भारत वाले में। फिर आप लोगों को 1952 और 1988 ये भारत वाला आंकड़ा ध्यान रखना है। आपसे कभी पूछे भारत की पहली वन नीति, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। भारत की प्रथम वन नीति, हमें आज़ादी नहीं थी और आज़ादी से पहले ये वन नीति घोषित की गई। तो राजस्थान की भारत की पहली वन नीति है वो कब? 1894 में। इसके बाद 1952 आता है और हम लोग कहेंगे सर आज़ादी के बाद प्रथम वन नीति। क्या कहा? आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद प्रथम वन नीति। तो आज़ादी के बाद प्रथम वन नीति 1952 में। और एक संशोधित वन नीति की बात करेगा तो हमारे पास संशोधित वन नीति 1988 में। संशोधित वन नीति, भाई टाइमिंग वही रहेगी आज आपकी, आज चेंज की गई है। संशोधित वन नीति 1988। तो 1894 में हम लोग कहेंगे आज़ादी से पहले
फिर स्वतंत्रता के बाद 1952 में, और भारत की संशोधित वन नीति है वो 1988 में, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति 2010 में। और यहाँ पे 1952 की जो वन नीति है उसमें ये कहा गया कि कम से कम 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम लोग। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों के वर्गीकरण में रक्षित या संरक्षित वनों का प्रतिशत और उनका सर्वाधिक विस्तार वाला जिला क्रम से कौन सा है। देखो यहां पे आप लोगों का संरक्षित पूछा है, संरक्षित वन, रक्षित वन है ना। यहां किसी भी प्रकार से प्रशासनिक के आधार पर हमने वनों को 3 भागों में बांटा है। एक वन है बेटा जिन्हें हम लोगों ने ये ध्यान रखें आप लोग, एक वन है जिन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं, संरक्षित वन कहते हैं, है ना। और फिर एक हमारा अवर्गीकृत वन होता है। तो यहां पे आप लोगों के संरक्षित वन, देखो यहां पे आरक्षित और संरक्षित में क्या मतलब होता है। एक होता है हमारा आरक्षित वन, आरक्षित वन हो गया है ना। और एक हमारा कौन सा हो गया, रक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित वन है ना। और एक हमारा अवर्गीकृत वन होता है। इस बात को ध्यान रखें। रक्षित या संरक्षित वन है, एक आरक्षित वन है। आरक्षित वनों पर किसी प्रकार की कोई कटाई नहीं होती है, इन पे कुछ आप लोगों के वो लेके। तो यहां पे पूछा गया आप लोगों के कि रक्षित वन। अब इस बात में ध्यान रखना कि राजस्थान के सर्वाधिक वन कहां है, सवाल ये नहीं है राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है, सवाल ये नहीं पूछा गया। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। कहीं आप उदयपुर दे दें, उदयपुर मत दे देना आप लोग, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर समझ लो। मेरे फिर कह रहा हूं आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, आंसर दीजिए बेटा क्या बनेगा। सवाल को फिर सुन लीजिए। ये वन वो है जहां पे आप लोगों के कुछ छूट दे सकते हैं, कुछ छूट मिल सकती है, कुछ छूट मिल सकती है। ये ध्यान रखें, प्रतिबंध है लेकिन यहां पे कुछ छूट मिल सकती है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये वन होते हैं हमारे पास में, इन वनों को कहते हैं रक्षित वन, रक्षित वन कहते हैं, या हम लोग इन्हें संरक्षित वन कहते हैं। आप कहेंगे सर वो शब्द कौन सा है, बेटा वो वन है आरक्षित वन। उनमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी पूर्णतः वहां पे कटाई पर रोक है, उन्हें आरक्षित सुरक्षित वन कहते हैं। यहां पे आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, आप आंसर 12, बिल्कुल 12 आंसर बनेगा। कहीं आप उदयपुर दे दो कि यहां पे जो हमारे पास रक्षित या संरक्षित वन का जो प्रतिशत है, यानी सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है वो हमें 12 जिले में, वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बी बनेगा। सवाल अलग है, यहां पे सर्वाधिक वन नहीं पूछे गए, यहां पे पूछा गया कि सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहां है। आज पहले मैंने इसलिए आप लोगों को क्लास ली है कि मुझे थोड़ा मैच देखने का शौक रहा है, राजस्थान का मैच है, तो मैंने देखा था कि यार बैटिंग बाद में देखेंगे अपन, है ना। तो इस कारण से थोड़ा सा क्लास मैंने पहले आप लोगों की रखी है, बाकी क्लास आप लोगों की वही टाइमिंग रहेगी 9:15, है ना। इस वजह से मैंने आज पहले रखी है। हाँ बेटा ये ध्यान रखें आप लोग। राज्य में न्यूनतम वन विस्तार क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला है। देखो एक तो हमारा क्षेत्रफल के आधार पर और एक प्रतिशत के आधार पर, दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहां पूछा गया हम लोगों से कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां है, आंसर आने दीजिए। और यहां पे पूछा गया कि सबसे कम कहां है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन हमें कहां देखने को मिलते हैं, आंसर आने दीजिए बेटा आप लोग, है ना। चाहे क्षेत्रफल हो और चाहे प्रतिशत के आधार पर, दोनों बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही आधार पर। क्या कहा बेटा मैंने, क्षेत्रफल की बात करें या प्रतिशत की बात करें, आपसे अगर न्यूनतम की बात करेगा तो क्षेत्रफल में सबसे कम जो वन है वो वन चूरू में है। और ध्यान रखें आप लोग, प्रतिशत के हिसाब से भी अगर वन पूछे, दोनों दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से, क्या कहा मैंने, दोनों ही दृष्टि से हमारे पास न्यूनतम जो वन है वो न्यूनतम वन कहां मिलेंगे हम लोगों को, चूरू जिले में मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखें दोनों दृष्टिकोण से। और अगर आपसे ज्यादा पूछे तो ज्यादा दोनों हिसाब से उदयपुर में है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे, चाहे क्षेत्रफल की बात कर ले चाहे प्रतिशत की बात कर ले, सर्वाधिक पूछे आप लोगों से दोनों दृष्टि से, यानी पहले नंबर पर उदयपुर। पहले में तो सेम है, आपके सर्वाधिक वन कहां है, उदयपुर। प्रतिशत के हिसाब सर्वाधिक वन कहां है, उदयपुर में। आप लोगों पूछेगा क्षेत्रफल दृष्टि सबसे न्यूनतम वन कहां है, चूरू में। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन कहां है, चूरू में। पहला स्टेप हमारा सेम आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
जलवायु और व प्राकृतिक आधार पर राजस्थान के वनों के वर्गीकरण के संबंध में असत्य कथनों का आप लोगों को चयन करना है। असत्य कथन यानी कथन पूछा है, इसका मतलब इन्हीं में से आप लोगों को एक को पकड़ना है। आपके 3 पॉइंट सही हैं और 1 पॉइंट आप लोगों के लिए गलत है, वो ही आप लोगों को देखना है। आंसर आने दीजिए आराम से। मिश्रित पतझड़ धोक वन 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। देखो, राज्य में सबसे ज्यादा वन, अगर आपसे पूछा जाए राज्य में सबसे ज्यादा वन का कौन से मिलते हैं, राज्य में सबसे ज्यादा वन, तो बेटा राज्य में सबसे ज्यादा जो वन है ना, वो वन धोकड़ा के है। राज्य में सबसे ज्यादा वन हमको देखने को मिलते हैं, वो किसके मिलते हैं बेटा, धोकड़ा के मिलते हैं। अब धोकड़ा में ध्यान रखना आप लोग कि धोकड़ा के वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, तो आप लोग कहेंगे अभ्यारण्य पूछे आप लोगों से कैला देवी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बेटा, कैला देवी नहीं बोला मैंने, कैला देवी अभ्यारण्य है, यहां हमें ये वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा वनस्पति हमें कौन सी है, तो राज्य में सबसे ज्यादा वनस्पति धोकड़ा की है। और ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो कैला देवी अभ्यारण्य है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, सभी को राम राम बेटा, सभी को राम राम। मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके कम से कम, है ना, बिल्कुल धोख स्वीकार है आपका चौधरी साहब, स्वीकार है आप लोगों का। मैडम मस्त रहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को अपना आराम से समय को सदुपयोग करते हुए अगर आप मेरे पास 1 घंटे आए तो मानो 55 मिनट आप पढ़ के जाए, तब तो मजा है, नहीं तो मजा है नहीं। और वही आपके 9:15 बजे ही क्लास रहेगी, लेकिन आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी ले रहा हूं। मिश्रित पतझड़ धोक वन, बात सही है। उष्ण सागवान वन मुख्यतः राज्य के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा आदि में मिलते हैं। देखो, सागवान के वन में ध्यान रखना, अगर आपसे सर्वाधिक की बात करें, बिल्कुल सर्वाधिक यहां मिलते हैं। अब इसमें सर्वाधिक में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि भाई बताओ जिला कौन सा है, तो आप लोग सर्वाधिक जिला कहेंगे आप लोग बांसवाड़ा। आपसे पूछेगा भाई क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग कह देंगे गुरुदेव क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान। क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी राजस्थान, कि हमें दक्षिणी राजस्थान में ये सर्वाधिक मिलते हैं। अगर यही आप लोगों से अभ्यारण्य की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अभ्यारण्य की बात करें, तो अगर ये सबसे ज्यादा कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर सीता माता अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य में, सीता माता जो अभ्यारण्य है वो सीता माता अभ्यारण्य में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जहां 140 सेंटीमीटर वर्षा है, वो केवल माउंट आबू मिलते हैं। ये राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, मानते हैं हम लोग कि ये बिल्कुल माउंट आबू क्षेत्र मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इन वनों की सर्वाधिक विशेषता है। एक तो आप लोगों के इनके यहाँ पे सर्वाधिक हमें आर्द्रता भी चाहिए और आपके यहाँ पे वर्षा भी चाहिए। तो जहाँ आर्द्रता अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, वहाँ आप लोगों को वन मिलेंगे। और आपको मालूम है माउंट आबू क्षेत्र है हमारा, माउंट आबू में लगभग हम देखिए 140-50 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ आर्द्रता भी होती है। लेकिन ये सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत नहीं है। आप यूँ कह सकते हो राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल में ये विस्तृत है, और इसका लगभग जो कुल हमारी वन संपदा है, उन वन संपदा में 0.37% है, वो 0.37% वनों का हिस्सा है हमारा ये। उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार वन मरुस्थलीकरण को रोकता है, बिल्कुल रोकता है। अब यहाँ पे 2 शब्द और इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो मरुद्भिद और एक जीरोफाइट्स। देखो, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को हम लोग मरुद्भिद कहते हैं, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं। और यदि हमारे पास में जीरोफाइट्स, हम लोग कहेंगे जो हमारे पास कटीली झाड़ियां हैं, क्या है बेटा, कटीली झाड़ी। हमारे पास जो कटीली झाड़ियां हैं, हमारे पास कटीली झाड़ियां हैं, उन कटीली झाड़ियों को जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो 2 शब्द हैं, एक मरुद्भिद और एक जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स है वो कटीली झाड़ियां हैं, और मरुद्भिद हम वनस्पति कहते हैं। तो हमारा 3 नंबर है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में माउंट आबू मिलते हैं, क्योंकि वहां वर्षा अच्छी होती है, वहां पे आर्द्रता होती है। और लेकिन ये 0.37% भाग में राजस्थान की कुल वन संपदा में 0.37 रखते हैं, आधे से भी कम, तो न्यूनतम मिलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की प्रधानता है जो वहां पाई जाने वाली उड़न गिलहरी का मुख्य भोजन है। देखो, हमारे पास धोकड़ा के वन,
भाई धोकड़ा के वन है राज्य में सर्वाधिक मिलते हैं। अगर राज्य में सर्वाधिक वन है तो धोकड़ा के, राज्य में सर्वाधिक वन, राज्य में जो सर्वाधिक वन है वो सर्वाधिक वन किसके हैं? धोकड़ा के। ध्यान रखें आप लोग, धोकड़ा के वन सबसे ज्यादा जो मिलते हैं हम लोगों को कैला देवी अभ्यारण्य है, उस कैला देवी अभ्यारण्य में ये सर्वाधिक वन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास सागवान, सागवान के वन है सर्वाधिक हमें बांसवाड़ा जिला है और दक्षिणी राजस्थान में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि 80-90 सेंटीमीटर के आसपास इनको वर्षा चाहिए होती है। इसके बाद महुआ, महुआ का जो वृक्ष है ये आपके उड़न गिलहरी का भोजन है, जो कि सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है और यहां से एक शराब भी बनाई जाती है ना, आदिवासियों द्वारा जो शराब बनाई जाती है महुआ से, उसका नाम है मावड़ी। क्या नाम बेटा? मावड़ी। यानी यहां से एक शराब भी बनाई जाती है, यानी हम जो कहें तो मावड़ी नामक शराब, कौन सी बेटा? मावड़ी नामक शराब है, वो मावड़ी नामक शराब भी बनाई जाती है, शराब भी बनाई जाती है, भी बनाई जाती है, यानी मावड़ी नामक शराब है वो बनाई जाती है। और उड़न गिलहरी का ये भोजन है महुआ का वृक्ष, सीता माता में आप लोगों को मिलता है। सागवान के वृक्ष हैं, 3 बातें ध्यान रखेंगे कि भाई वर्षा है वहां आपके 80-90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां सागवान के वृक्ष मिलते हैं। राजस्थान में सागवान के वृक्ष दक्षिण राजस्थान में मिलते हैं। जिला की पूछेगा बांसवाड़ा, और दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो अभ्यारण्य है सीता माता बेटा सीता माता में मिलेंगे। मारवाड़ का सागवान यानी मरुशोभा के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और खेर, यानी कौन सा वृक्ष है जिसे हम लोग मरुशोभा के नाम से जानते हैं? आंसर आने दीजिए बेटा, आप लोग आंसर आने दीजिए। मरुशोभा के नाम से कौन से वृक्ष को हम लोग जानते हैं? आंसर आने दीजिए आप लोग। मरुशोभा, मरुशोभा कह दिए, राजस्थान का सागवान कह दिए, टीकू मेला अंडुलेटा। अगर इसका वनस्पति नाम पूछे आप लोगों से तो ध्यान रखना टीकू मेला, टीकू मेला अंडुलेटा, अंडुलेटा, अंडुलेटा ये इसका वनस्पति नाम है, अंडुलेटा। इस बात ध्यान रखें आप लोग। इन्हें रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है और इन्हें मरुशोभा के नाम से भी जानता है। रोहिड़ा, रोहिड़ा वृक्ष है, उसके जो पुष्प हैं उनको बिल्कुल राज्य हम कहेंगे पुष्प ये घोषित किया गया है। राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है और राज्य पुष्प है वो ध्यान रखें आप लोग रोहिड़ा है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। और एक बात ध्यान रखना, एक हमारे पास 1981, एक हमारे पास 1983, इनमें 2 चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं कह रहा हूं जो चल सकता है ना, जैसे हमारा राज्य पक्षी है, बहुत ध्यान रखना, आप चल सकते हैं। राज्य पक्षी कौन सा है बेटा? गोडावण है ना, राज्य पक्षी गोडावण है, ये चल सकता है। और हमारे पास में राज्य पशु है वो चिंकारा है ना, हालांकि ऊंट को भी घोषित कर दिया। ये दोनों चल सकते हैं, जो चल सकते हैं ना उनको 1981 में घोषित किया है ना, उल्टा सुल्टा मत करना। जो चल सकते हैं वो पहले है, 1981 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, और सॉरी राज्य पक्षी और राज्य पशु। जबकि रोहिड़ा और खेजड़ी एक हमारा ध्यान रखें राज्य वृक्ष है और एक हमारा राज्य पुष्प है, दोनों चल नहीं सकते, तो इन्हें 1983 में घोषित किया गया है। तो 1983 और 1981 वाला फार्मूला ध्यान रखें आप लोग कि जो चल सकता है वो पहले है, चलने वाला पहले है, जो चल नहीं सकता बाद में है। तो हमारे पास में 1981 में राज्य पक्षी गोडावण है और राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में 2014 में ऊंट को घोषित कर दिया पालतू में। तो यहाँ पे खेजड़ी और रोहिड़ा, खेजड़ी और रोहिड़ा है, ये दोनों को 1981 में एक को राज्य वृक्ष और एक को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन हमारा वृक्ष बलिदान से रिलेटेड है। राजस्थान में वृक्षों को बचाने के लिए दिए गए ऐतिहासिक बलिदानों को उनके घटित होने के वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो राजस्थान में आप लोगों के 3 वृक्ष बलिदान हुए हैं। पहला वृक्ष बलिदान है वो रामसड़ी का बलिदान है जोधपुर का। यहां पे आप लोग कहेंगे गोरा और कर्मा शहीद हुए। कौन हुए बेटा? गोरा व कर्मा, गोरा व कर्मा शहीद हुए। गोरा व कर्मा शहीद हुए, तो वो शहीद कहां हुए? तो हम लोग कह देंगे रामसड़ी का जो बलिदान है वहां पे गोरा और कर्मा शहीद हुए। पोलावास का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो पोलावास का जो बलिदान है उसमें बूचो जी शहीद हुए।
कौन हुए? बूचो जी, यानी पोलावास नागौर में पड़ता है। और यहां कभी पूछा जाए आप लोगों से तो बूचो जी शहीद हुए। तो पोलावास में हो गया, रामसड़ी में गोरा और कर्मा हो गया, खेजड़दी का बलिदान 1730 में हुआ, अमृता देवी। देखो यहां मैं चर्चा करूंगा आपसे खेजड़दी का बलिदान के संदर्भ में। जोधपुर के महाराजा उस समय अभय सिंह थे। जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह का शासनकाल था और इनके समय यहां पे ये घटना जो घटी वो 28 अगस्त का दिन था 1730। 28 अगस्त 1730 को ये घटना घटी गई। और यहां पे इनको कुछ ईंधन की आवश्यकता थी, तो इनके पास एक आदमी था, उसका नाम था गिरधरदास भंडारी। गिरधारीदास भंडारी। गिरधारीदास भंडारी को भेजा कि आप जाइए, है ना, भंडारी को भेजा कि आप जाइए और वहां से आप वृक्ष काट के लाइए। फिर हमारी विष्णोही समाज की बेटी, हमारी बहन, इनका नाम था इमरती देवी और इमरती या अमृता देवी, और इनके पति रामो विष्णोही के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने यहां पे बलिदान दिया। तो सबसे बड़ा जो हमारा बलिदान है वो खेजड़दी का बलिदान है, लेकिन खेजड़दी का बलिदान हमारे पास एक नहीं हुआ बेटा। बलिदान हमारे पास में रामसड़ी का बलिदान 1604 में गोरा और कर्मा के नेतृत्व में हुआ, राजस्थान का पहला वृक्ष बलिदान। दूसरा हमारा पोलावास का बलिदान नागौर में हुआ, बूचो जी के नेतृत्व में हुआ। और तीसरा हमारा खेजड़दी का बलिदान सबसे बड़ा मेला है, लगता है एकमात्र वृक्ष मेला भी यहां लगता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ए में क्या बनेगा बेटा? 2, बी में आपके क्या बनेगा? 3, और सी में आपका 1 बनेगा। 3 वृक्ष बलिदान, तीनों को मैंने एक साथ रख दिया है ताकि हमारे आराम से समझ में भी आ जाए, ठीक है। क्लियर बेटा? आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारा, खेजड़दी बलिदान के समय जोधपुर का शासक कौन था जिसके आदेश पर हाकिम गिरधार दास भंडारी लकड़ी काटने जालिया नाड़ा गए थे? दोनों बातें देखो क्वेश्चन में, दोनों तीनों बातें क्लियर हो गई हैं कि खेजड़दी का बलिदान हो कब रहा है, तो हम लोग कहेंगे सर 28 अगस्त 1730 को हो रहा है। कब बेटा? 28 अगस्त 1730 को यह खेजड़दी का बलिदान हो रहा है, ध्यान रखें। इस समय जोधपुर के शासक कौन थे, तो हम लोग कहेंगे महाराजा अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी को महलों का निर्माण करना था, उन्हें ईंधन की आवश्यकता थी, तो फिर ये पहुंचे और फिर वहां हमारे 363 स्त्री पुरुष हैं, उनके द्वारा ये बलिदान दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे विष्णोई भाई बहन, जहां तक मुझे जानकारी है, जो वृक्ष बलिदान है उस वृक्ष बलिदान को खड़ाना कहते हैं, है ना बेटा। वृक्ष बलिदान बहुत महान समाज है इस मामले में, और वृक्ष बलिदान इन्हें खड़ाना कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। जाम्बोजी महाराज हैं, वो आप लोगों के पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने प्रकृति को ध्यान में रखा है, वृक्ष। और फिर ये समाज आज भी आपको मालूम होगा शायद कि यहाँ पे लकड़ियों के लिए बिल्कुल ये हरे पेड़ों को नहीं काटते हैं। शायद पशु में बकरी और भेड़ों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि बकरी चराएंगे तो उन्हें पेड़ काट के खिलाना पड़ेगा, तो ऐसा है, ध्यान रखें आप लोग। निम्न में से असंगत युगम कौन सा है? देखिए यहां बेटा आप लोगों के यहां पे पूछा गया, आप लोगों को आंसर देना है कि एक इनमें से असंगत है, वो आपको चुनना है, प्रकृति से संबंधित है। और क्वेश्चन 12वां नंबर आपके सामने है, दीजिए आप आंसर क्या देंगे बेटा। निम्न में से एक असंगत है, निम्न में से एक असंगत है इकोलॉजी पार्क। तो इकोलॉजी पार्क है वो बिल्कुल लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इकोलॉजी पार्क कहां है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। केक्स गार्डन है वो कुलदरा गांव जैसलमेर में। पर्यावरण पार्क देखो 2 होते हैं, एक सत्याग्रह उद्यान होता है और एक पर्यावरण पार्क होता है। राज्य में पर्यावरण पार्क है वो कहां है? सोजतपाली में। तो इसका मतलब गलत हो गया। कहां है बेटा? सोजतपाली। सोजतपाली में पर्यावरण पार्क है। सोजतपाली में क्या है? सोजतपाली में पर्यावरण पार्क है। और आवापाली यहां पे सत्याग्रह उद्यान है। क्या है? सत्याग्रह उद्यान। तो सत्याग्रह जो उद्यान है वो ध्यान रखें आप लोग कि वो कहां है? आवापाली में। वेरी इंपॉर्टेंट, वही आवापाली यहां 1857 क्रांति के लिए चर्चित रहा है। तो आप लोगों को यहां पे गलत पूछा गया है, तो 2 आपके गलत है, क्योंकि यहां पे पर्यावरण पार्क है, वो पर्यावरण पार्क बेटा सोजतपाली में, जबकि आवापाली में सत्याग्रह उद्यान है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में, केक्स गार्डन है वो कुलदरा गांव जैसलमेर में, पर्यावरण पार्क है सोजतपाली में, आवापाली में सोजत आपके पाली में, आवापाली में सत्याग्रह उद्यान, और हर्बल गार्डन है वो आपके पुष्कर अजमेर में आएगा। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे। हाँ बिल्कुल बेटा, सी गलत है, सही कह रहे हैं आप रेखा जी। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। कल की टाइमिंग वही रहेगी बेटा ना, कल की टाइमिंग वही रहेगी आप लोगों के 9:15 आपसे मुलाकात करेंगे कल की टाइमिंग। आज थोड़ी क्लास जल्दी शुरू कर दी मैंने। वनस्पतियों के वैज्ञानिक वानस्पतिक नामों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा मैंने। वनस्पतियों के वैज्ञानिक और वानस्पतिक नामों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? खेजड़ी का, रोहिड़ा का, फलास का, महुआ का। आंसर आने दीजिए, यानी उनका वनस्पतिक नाम से रिलेटेड यहां क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर आने दीजिए आप लोग। क्या देंगे? मधुका लोंगिफोलिया का नाम सुना है कभी आपने? मधुका लोमिफोलिया, मधुका लोमिफोलिया, लोमिफोलिया, मधुका लोमिफोलिया, मधुका लोमिफोलिया। तो ये मधुका जो बेटा लोमिफोलिया है, आप लोगों के बात करें खेजड़ी, खेजड़ी का सब जानते हैं हम लोग, प्रोसेसिव सेनेरिया है। रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा है। पलास का विटियो। यहां पे देखेंगे आप लोग कि ये महुआ, महुआ का जो वृक्ष है उसका वानस्पतिक नाम ही है एंजिस पंडुला। ये आपके जो धोकड़ा का वन है, धोकड़ा का वन का वानस्पतिक नाम है, यानी ये जो नाम है धोकड़ा वन। कौन सा वन बेटा? धोकड़ा वन। धोकड़ा वन का वनस्पतिक नाम है, धोकड़ा वन का वनस्पतिक नाम है, धोकड़ा वन का वनस्पतिक नाम है। राज्य में सबसे ज्यादा जो हमारे पास वन संपदा है, इस बात को क्लियर कर लेना कि हमारे पास सबसे ज्यादा यानी वन संपदा अगर सर्वाधिक पूछे तो राज्य में सर्वाधिक वन संपदा यानी जो पेड़ है हमारे पास धोकड़ा के पेड़ है। और धोकड़ा के पेड़ है राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो आप ध्यान रखना कैला देवी अभ्यारण्य। कौन सी अभ्यारण्य बेटा? कैला देवी अभ्यारण्य। कैला देवी अभ्यारण्य में हमें सर्वाधिक धोकड़ा के वन मिलते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले अपन लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। किस वृक्ष के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है जिसके उद्योग का राष्ट्रीयकरण है 1974 में हुआ था, जिसे बागड़ का चीकू भी कहा जाता है? बागड़ का चीकू भी कहा जाता है। आंसर आन दीजिए। देखिए बांस क्या है, एक तो ये ध्यान रखना बांस एक घास है। बांस एक क्या है? घास है। और इसी प्रकार से आपसे पूछेगा रामबांस कहां पाया जाता है? रामबांस, रामबांस कहां पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे रामबांस जो पाया जाता है, क्या बेटा? रामबांस जो पाया जाता है वो मिलता है माउंट आबू में। कहां मिलता है? माउंट आबू। माउंट आबू में ये रामबांस पाया जाता है। और बांस एक घास है। हमारे पास खैर, खैर के वृक्षों से कत्था तैयार किया जाता है ना? कत्था तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है खैर के वृक्षों से। बेटा आप लोग, नवदीप सिंह आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से, है ना? और लेकिन ये बेटा पर्सनल मैसेज करें यहाँ इस प्रकार के, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, गर्व है हमें आप पर। और बहुत अच्छी बात है कि सिलेक्शन निकलते हैं। आपको खूब मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, पूरे रायथन परिवार तरफ से। लेकिन ये सवाल आपका है बेटा वो मुझे व्यक्तिगत पूछे, व्यक्तिगत मैसेज करें। यहाँ व्यक्तिगत सवाल मैं किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि हमने ये शपथ ले रखा है, हमने वचन दे रखा है, प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम यहाँ एक सामूहिक सवाल लेंगे, और ताकि आपका समय किसी विद्यार्थी का खराब ना हो। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे खराब हुए हैं इसी कारण से हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि वो आते हैं 1 घंटे के लिए, पढ़ाई 20 मिनट होती है, 40 मिनट कुछ और ही चलता है, वो अपन नहीं करना। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई बेटा। मोबाइल नंबर आप लोगों के मिल ही जाएंगे, आराम से मैसेज करें आप लोग और कोई बात पूछे। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करना, क्या कहा मैंने? कहर खैर, कहर खैर के वृक्ष से कत्था तैयार होता है। आपने देखा होगा बेटा, ये आप लोगों के होता था कि ये कथोड़ी जनजाति, ये कथोड़ी जनजाति है ना, ये कत्था तैयार करने से कथोड़ी बनी है। ये कथोड़ी जनजाति है, मूलतः ये जनजाति महाराष्ट्र की थी, और तेंदू के पत्तों से बीड़ी उद्योग में काम लिया जाता है। तो आप लोगों के यहां आंसर बनेगा तेंदू। ठीक है बेटा? हाँ, अब अलग अलग फायदे हैं, चलो बता दूं आपको। टीचर के अलग फायदे हैं, ईओ के अलग फायदे हैं, तो आप ईओ ज्वाइन करें, है ना? रुतबा रहेगा आपका। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा आप लोग
यो ज्वाइन करें बेटा आप लोग। आदिवासियों द्वारा हांडी प्रणाली से कत्था किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? खैर के वृक्ष से, महुआ के वृक्ष से, धोगड़ा के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से, है ना? कौन से वृक्ष है हांडी प्रणाली से कत्था तैयार किया जाता है? क्या आंसर देंगे आप लोग? यहां पे देखिए कि महुआ का वृक्ष कहां मिलेगा, ये पता होना चाहिए। हम बात कर चुके हैं कि सर सीता माता जो अभ्यारण्य है, उस सीता माता अभ्यारण्य में हमें ये महुआ का वृक्ष मिलेगा। महुआ के वृक्ष के दो लाभ हैं। कितने? दो लाभ। नंबर एक, महुआ का वृक्ष एक तो उड़हन जो गिलहरी है, क्या है बेटा? उड़हन गिलहरी, उड़हन गिलहरी का भोजन है, उड़हन गिलहरी का भोजन है वो महुआ का वृक्ष है। और इसके अलावा देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों के जो मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है बेटा, तो वो मावड़ी नामक शराब है वो यहाँ से बनाई जाती है, ये ध्यान रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आदिवासी द्वारा हांडी प्रणाली। खैर, धोकड़ा का वन ध्यान रखें आप लोग। राज्य में वन संपदा में सबसे ज्यादा वन मिलता है वो हमें धोकड़ा का वन मिलता है ना? और कैला देवी जो अभ्यारण्य उसमें सर्वाधिक मात्रा में धोकड़ा के वन है। घास की प्रजातियां और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हमें सब लेवल के क्वेश्चन लेके चलने हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग कठिन कठिन क्वेश्चन लेके चले, है ना? चलिए बेटा आगे चलते चलिए अपन। चलिए आगे आगे देखिए, घास की प्रजातियां और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। क्या कहा है मैंने? घास की प्रजातियां, सवाल सुनिए आराम से। घास की प्रजातियां और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। सेवण घास का वानस्पतिक नाम है लसीरुस सिंडिकुस है, इसके सूखने पर इसे लिलुड़ कहा जाता है। देखो सेवण घास में कई है, एक तो आप लोगों के लाठीश्री क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर में। कौन सा? लाठीश्री। तो ये जो लाठीश्री क्षेत्र है, लाठीश्री क्षेत्र है, ये कहां पड़ता है बेटा? जैसलमेर में है। ये है क्या वास्तविकता में? तो हम लोग कह देंगे एक भूगर्भीय पट्टी है। क्या है बेटा? भूगर्भीय पट्टी। तो भूगर्भीय पट्टी है, इसे हम लाठीश्री क्षेत्र कहते हैं। इसमें सेवण घास मिलती है और सेवण घास में गोडावण पक्षी है वो अपना अंडा देता है। यानी सेवण घास में गोडावण, कौन सा बेटा? गोडावण। गोडावण पक्षी है, वो गोडावण पक्षी अपना अंडा देता है। और इसे ध्यान रखें, गोडावण पक्षी की सेवण घास को प्रजनन स्थली के नाम से भी जानते हैं। कि गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे सेवण घास है। खस घास एक सुगंधित घास है जो कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में पाई जाती है। बुर घास बीकानेर क्षेत्र से पाइपरिटोन नामक रसायन बनाया जाता है। एंचा घास पक्षियों का पौष्टिक भोजन है। देखो हमारे पास में जो आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर वाला, जिसे हम लोग घना पक्षी विहार कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यहाँ पे विशेषकर हमारे पास दो घासें मिलती हैं। एक घास है बेटा, उसे हम लोग एंचा घास कहते हैं। क्या कहते हैं? एंचा घास। और एक घास को हम लोग कट्टू घास कहते हैं, कट्टू घास कहते हैं। बेटा करंट अफेयर्स का मैंने आपसे वादा किया था ना, मैंने मेरा वादा पूरा कर दिया है। करंट अफेयर्स आप लोगों के मंथली मैंने अपलोड कर दी गई है, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप राजस्थान क्लासेस पे जाइए और प्रिंट आउट लेने का ऑप्शन दे दिया गया है। हमने हर महीने पर मेहनत की है और मेहनत करके हमने करंट अफेयर्स आप लोगों को दे दिया है। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि करंट अफेयर्स आप लोगों को घबराना नहीं है, करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा। और मैंने राजस्थान का करंट अफेयर्स आप लोगों को सितंबर से लेके और अप्रैल तक मैंने अपलोड कर दी गई है। आप जाएंगे वहां से सितंबर 2025 से आप लोगों के अप्रैल 2026 तक अपलोड कर दी गई है। और आगे हर महीने का करंट अफेयर्स है, कंटिन्यू आपका चलता जाएगा। आपको जिस महीने का पढ़ना है उस महीने का पढ़िए, जिस महीने का प्रिंट आउट निकालना है उस महीने का प्रिंट आउट यहां से निकाल सकते हैं। आगे आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आप लोगों का कंटिन्यू करंट अफेयर्स चलता रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। इस काम को बिल्कुल मैंने वादा किया था, आज मैंने पूरा कर दिया है, अपलोड हो चुका है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहां तो आप लोगों के एंचा घास, तो एंचा घास है, इसमें पक्षी हैं, वो पक्षी उलझ के मर जाते हैं, यानी पक्षियों के लिए जानलेवा है ना। और कट्टू घास है, ये ध्यान रखें, साइबेरियन सारस है, उसके लिए पौष्टिक भोजन है। यानी साइबेरियन सारस का सबसे
पसंदीदा भोजन है उसे कट्टू घास कहते हैं, और जिसमें पक्षी उलझकर जो जान दे देते हैं उसे एंचा घास कहते हैं। तो आप लोगों के यहां पे गलत हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 1, 2, 3 बनेगा। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखिए आप लोग, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2 घास हमारे पास, एक एंचा घास और एक कट्टू घास। एंचा घास ये जानलेवा घास है और इसमें पक्षी उलझ के अपनी जान दे देते हैं। कट्टू घास है, ये एक तरीके से पौष्टिक घास है, साइबेरियन सारस का ये पसंदीदा भोजन है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमारा यहां पे आंसर बनेगा 1, 2, 3 बनेगा। ठीक है बेटा, इस बात ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार और उनके भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान कौन सा है? अब देखो यहां पे थोड़े से अलग तरीके क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे कह रहे हैं राजस्थान में पाई जाने वाली, क्या कह रहे हैं? राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार और उनके भौगोलिक क्षेत्रों का सही मिलान कौन सा है? नमस्ते भाई, नमस्ते। लवणोविद यानी अरावली के जो उच्च शिखर हैं उन पर, आपके आदि पादप यानी एयर प्लांट सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, शीतोद्भिद लूणी बेसिन और सांबर झील में, मरुद्भिद ये चंबल बेसिन में नहीं मिलेगी। आप लोगों के आंसर यहां आएगा बेटा। 2 कैसे दे रहे हो मुझे बताओ आप लोग भाई, डी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ए भाई कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो रही बेटा, मैं कह रहा हूं कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो रही, आप इसमें बी दे रहे हो ना? बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग? सही मिलान पूछा गया ना अपन लोगों से। अरावली को शिखरों मिलेगी नहीं भाई, आदि पादप है ना? ये तो आप लोगों के जहां मिलेंगे जहां सरिस्का मिलते, सही है। लवण विधि सांबर और आप लोगों के लूणी क्षेत्र में मिलेंगे। क्लियर बात है? तो आप लोगों के यहां पे आंसर बी आपका सही आ रहा है, क्योंकि अरावली के उच्च शिखरों पे मतलब ही नहीं है। आप यहां पे लवण विधि कहते, अगर यहां पे अगर सांबर और लूणी क्षेत्र आता तो जज जाता आप लोगों के। यहां पे आप लोगों के यहां शीतोद्भिद है, ये आप लोगों के बर्फीला क्षेत्रों में मिलेगा। कौन क्षेत्र बेटा? बर्फीला क्षेत्र में मिलेगा। आप लोगों के ये लूनी बेसिन है और आप लोगों का सांबर क्षेत्र है वहां मिलेगा। मरुद्भिद है, ये आप लोगों का मरुस्थल मिलेगा। तो आदि पादप है जो एयर प्लांट है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर मिलता है। सही पूछा गया, तीनों के तीनों गलत हैं। ये लवणविद यहां आप लोगों के सांबर लूनी क्षेत्र, आदि पादप सही है, शीत आपके बर्फीला क्षेत्र, और मरुद्भिद चंबल बेसिन नहीं मिलता है। मरुद्भिद तो मरुस्थल में पाई जाने वाली राडियो। बिल्कुल आप लोगों का सही कह रहे हैं आप लोग। आंसर आप लोगों का बी बनेगा, क्योंकि यहां पे क्या पूछा गया आप लोगों से, सही कीजिए और मिलान कीजिए और कौन सा सही है। यहां पे अगला क्वेश्चन आपके पास, पर्यावरण एवं इंसानों के लिए खतरनाक माने जाने वाली किस घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है? देखो गोखरू, गोखरू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए कि गोखरू जो घास है वो ऊंट की पसंदीदा घास है। ऊंट की सबसे ऊंट की पसंदीदा घास है। तो ऊंट के लिए पसंदीदा जो घास है वो कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे गोखरू, है ना? तो यहां पे आंसर जो बनेगा आप लोगों के लिए, यहां पे गाजर घास खूब मिलती है आप लोगों के, बहुत जानलेवा है आप लोगों के। तो यहां गोखरू पूछे आप लोगों से। देखो गोखरू एक आभूषण भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो कलाई का जो आभूषण है उससे भी हमने गोखरू कहा है। कलाई का जो आभूषण है बेटा, उस कलाई के आभूषण को भी हमने गोखरू कहा है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना? गोखरू, तो यहां पे एक गोखरू ऊंट की पसंदीदा घास भी है। यहां आपका आंसर बेटा सी नहीं आएगा, बी राइट आंसर आएगा आप लोगों का, बी बनेगा। वन और वनस्पति दोनों साथ लेके चल रहा हूं मैं, है ना? अब आप लोगों के पुरस्कारों से रिलेटेड सवाल कि वानिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सम्मिलित है, यानी आप लोगों को इनमें से सम्मिलित वाले युगम है वो आप लोगों को निकालने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आने दीजिए आंसर। आप लोग क्या देंगे? बताइए। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार प्रारंभ 1994 में संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वानिकी पंडित पुरस्कार प्रारंभ 1995 में पुरस्कार राशि 50,000 रुपए। महावृक्ष पुरस्कार प्राचीन वृक्ष की देखभाल के लिए पूरे गांव को दिया जाता है। तो आपकी तरफ से आंसर 1, 2, 3, 1, 2, 3 नहीं आएगा मेरे लाडलो। मैंने कहा ना कि आपका ये पेपर पैटर्न नया है,
इसमें ऐसा लगेगा कि हमें यह भी सही है। यहां पे बेटा आप लोगों के वानिकी पंडित जो पुरस्कार है, यहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि ये राशि 50,000 रुपए नहीं है, ये राशि कितनी है 5,000 रुपए। ये राशि कितनी है बेटा 5,000 रुपए। तो ये राशि 5,000 रुपए की है। तो बाकी महावृक्ष पुरस्कार है, प्राचीन वृक्षों की देखभाल लिया जाता है। तो हमारे यहां पे आंसर बनेगा 1 और 3, 2 नहीं आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, इतने आंकड़ों को आप लोगों को परीक्षा हॉल में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो गुरुजी आसानी से क्वेश्चन निकल जाए, मैं फिर कह रहा हूं देखने में बहुत आसान लगेगा। और यहां जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं आप लोगों को, मैंने हाथों उत्साहित करने के लिए नहीं रखे हैं, मैंने क्वेश्चनों का एक लेवल रखा है। क्वेश्चन साधारण भी रखे हैं मैंने, क्वेश्चन आप लोगों के मीडियम भी रखे हैं और क्वेश्चन आप लोगों के कठिन भी रखे हैं। तीनों प्रकार क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। मेरा टारगेटेड आप लोगों को मनोबल देना, आपको टॉपिक क्लियर करवाना और आपको परीक्षा हॉल तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाना है। कभी मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि आप लोगों को ऐसा महसूस करवाऊं कि यार आपसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं, गलत काम मेरे से नहीं होता है। बस ये आप लोगों के 1 अगस्त 2021 से एक योजना प्रारंभ हुई थी, है ना, अगस्त 2021 से, अगस्त 2021 से ये योजना प्रारंभ हुई थी, है ना, 1 अगस्त को। औषधि योजना, 4 पौधों की किट कौन सी दी जाती है इसमें? बी आंसर आप लोगों का, बी सही है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। क्या कहा मैंने? तुलसी आ जाएगी आप लोगों के, गिलो आ जाएगी, अश्वगंधा आ जाएगी, कालमेघ आ जाएगी। तो औषधि योजना है घर घर, उसके तहत एक किट भी आप लोग ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच में, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है और यह राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया? देखो आराम से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आने दीजिए आप लोग। क्या देंगे? किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए भाई। जैसे आप लोगों के प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है और राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया था? देखो चोटन गांव है, जो तो आपको मालूम होगा, गोंद उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या आंसर देंगे बेटा आप लोग? बी। चलो दे दो एक बार आंसर आराम दे लीजिए आप लोग। ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है उसके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ये ध्यान रखें, खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग जो कार्यक्रम है उसके द्वारा ये चलाया गया था। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? राजस्थान के। ए बनेगा, बी नहीं आएगा, बांस के उत्पादन से। और निचला मांडव गांव है उदयपुर में, यहां से चला है। बिल्कुल आप लोगों का अरविंद भाई ए दे रहा है, तो बिल्कुल ए आंसर बनेगा। प्रोजेक्ट बोल्ड है का संबंध किससे है ये ध्यान रखें आप लोग। तो प्रोजेक्ट बोल्ड का जो संबंध है वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से है? तो आराम से आप लोग इसका आंसर दे देंगे, प्रोजेक्ट बोल्ड। आंसर आन दीजिए बेटा। बांस में 2 बात ध्यान रखेंगे, एक बांस घास है और एक आपसे रामबास की बात करेगा। तो रामबास ऐसा है आप लोगों के, वो माउंट आबू मिलता है। माउंट आबू में 3 चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। एक तो लेंटाना नाम का आपने घास सुना होगा, है ना, लेंटाना नामक घास। तो लेंटाना नामक घास है वो आपने पढ़ा होगा। एक आबू एनसी डिकी लपेटर दुर्लभ पादप आपने पढ़ा होगा। एक हमारे पास उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन है, वो भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। ठीक है, आज क्लास मैंने चेंज की, उसका कारण था बेटा, और वो कारण ये था कि आप लोगों के मैच मुझे थोड़ा सा शौक काफी रहा है, खेलने का भी रहा है और देखने का भी रहा है। राजस्थान का मैच और तो वो मैं देखूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पहले क्लास रखी थी। और आपके ठीक है, कल इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। बाकी क्लास का टाइमिंग आपको वो ही रहेगा जो आप लोगों का रेगुलर हमारा 9:15 रहता है। 9:15 बजे ही हम लोग मिलेंगे। आज मैं पहले क्लास लेके आया, ठीक है, वो जानबूझ के लेके आया। आप सबको धन्यवाद, राम राम साहब। ज़्यादा तनाव नहीं लेना है बेटा आपको।